अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता 8 महीनों से व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग इज़ द इकॉनमी एंड व्हाट वी हैव सीन इज़ कि इकनॉमी ने बिज़नेस और बिज़नेस ने जो इंपोर्ट सेक्टर है और इंपोर्ट सेक्टर ने जो टैक्स की कलेक्शन है, सारी की सारी एक ही चेन है जिसने सारे सिस्टम को डिस्टर्ब किया हुआ है। इट अपीयर्स एज इफ़ कि इकनॉमिक सिस्टम जो है वो चोक या स्टैंड स्टिल हुआ है। और यही वजह है कि हमने देखा कि IMF ने जो है वो तकरीबन 1 महीने के लिए ये कहकर कि ईयर एंड है और 25 दिसंबर की छुट्टियां हैं, पाकिस्तान के साथ फर्दर नेगोशिएशन को हेल्ड कर दिया है। बट ऑन द ग्राउंड व्हाट वी सी इज़ कि IMF के असाइन किए हुए टारगेट्स जो हैं वो पाकिस्तान मीट नहीं कर पा रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टुडेज़ प्रोग्राम इज़ अबाउट द चैलेंज ऑन द इकनॉमिक फ्रंट। सो पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे मियाँ जाहिद, फिर हम बातचीत करेंगे बिकॉज व्हाट वी सी इज़ अ डॉलराइज इकॉनमी एंड द क्राइसिस लेड बाय द डॉलराइज इकॉनमी। सो दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक बोस्तान, उनसे डिस्कस करेंगे कि ये जो 25 रुपये का डॉलर का ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में फ़र्क है, ये गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रही है वो किस हद तक काबिल अमल है। और आखिर में हम देखेंगे कि आज बाज़ार हिस्स में जो है वो काफ़ी दिन के नेगेटिव सेशन के बाद जो है वो बाज़ार ने को 500 पॉइंट की तेज़ी देखी है जस्ट बिकॉज ऑफ वन पॉजिटिव सेंटिमेंट। वो हम खुर्रम शहजाद के साथ डिस्कस करेंगे। बट पहले बातचीत करते हैं मियाँ जाहिद से। जाहिद साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, सो नाइस ऑफ यू। ग्रेट। जाहिद साहब फरमाइएगा कि सबसे पहले तो ये बता दें कि ये गवर्नमेंट जब से आई है, जब से अब तक की जो सिचुएशन है, अगर आप कंपैरेटिव करें तो आप उसको कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट की कितनी ग्रिप स्ट्रांग है या वीक है? गवर्नमेंट आपको कितना नज़र आ रहा है कि वो हालात को, माशी हालात को काबू कर पाई है? जी थैंक यू जी। असल बात यह है कि देखें, दिस गवर्नमेंट हैज इनहेरिटेड अराउंड 18 बिलियन डॉलर्स करंट अकाउंट डेफिसिट फ्रॉम द प्रीवियस गवर्नमेंट, और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि 18 अरब डॉलर जो है, दिस इज ए वेरी ह्यूज अमाउंट। और उसके लिए इनको IMF और सारे जो डोनर्स हैं उनके पास जाना पड़ा और वो उसके लिए पैसे लेने के लिए कोशिश की। अब उसमें मिस्टर इस्माइल साहब ने जो भी उनकी कंडीशनैलिटीज थी उसको फुलफिल किया और IMF के प्रोग्राम में गए। उस वजह से उस वक्त कुछ पैसे हमें मिल गए और जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल गई। अब उसके बाद फिर इसाक डार साहब ने फिर अगेन उसको डॉलर को कंटेन करने की कोशिश की ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। महंगाई कंट्रोल करने के लिए डॉलर कंट्रोल करना जरूरी था। उससे फिर IMF नाराज हो गई और उससे फिर हमें जो है, हमें पैसों की प्रॉब्लम है। इस वक्त हमने को 25-26 अरब डॉलर जो है वो पिछले वापस करने हैं। 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे सर पे खड़ा है पिछले साल का। तो ये सारी इस वक्त सिचुएशन है। फिर ऊपर से सैलाब आ गए और सैलाबों की वजह से भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आपको पता है कि 30 अरब डॉलर का तो उसमें हमारा नुकसान हो गया। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि इस वक्त कंट्री में तकरीबन जो एक्सपेक्टेड इनकम है इस वक्त हमें फॉरेन रेमिटेंस की और एक्सपोर्ट की जो एस्टिमेटेड है वो कोई इस साल 55 अरब डॉलर की इनकम होगी। Whereas as against of that हमारी जो imports हैं that are going to be around 75 billion dollars। तो हमें अगेन 18-20 अरब डॉलर का सामने खसारा नजर आ रहा है इस साल भी। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट कर रही है वो उन्होंने इस वक्त इंपोर्ट को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया हुआ है और उसमें उनका करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट को उन्होंने रेस्ट्रेन किया है। और अब वो ये चाह रहे हैं कि 55 अरब डॉलर की अगर हमारी इनकम एक्सपेक्टेड है तो 55 अरब डॉलर ही की हमारी इंपोर्ट हो, ताकि इस साल हमें मजीद करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमें ना आए। तो उसकी वजह से पूरी जो ट्रिपल हो गई है हमारी जो ट्रेड और इंडस्ट्री है, क्योंकि तकरीबन जब आप 15-20 अरब डॉलर की इंपोर्ट को कर्टेल करेंगे तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है ट्रेड और इंडस्ट्री और जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो मुतासर होंगी, हमारा GDP नीचे आएगा। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट में डिप्रेशन है, शदीद डिप्रेशन है। तो अब बात यही है कि अगर हम इन चीजों को, इंपोर्ट को हम सब्स्टिट्यूट कर लें, उसमें हम सोलर को ले आए, इस तरह की चीजें हम ले आए और एग्रीकल्चर को हम अपना बेहतर करें, तो इस तरह हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यही वाहिद हल है और गवर्नमेंट इसी के ऊपर काम कर रही है। ओके ग्रेट। बट जाहिद साहब देखें, एनर्जी इज़ वन पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आपने कहा कि एनर्जी सब्स्टिट्यूट की बात, इट मेक्स सेंस। बट आपकी जो तकरीबन इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंपोर्ट लेड ग्रोथ के मॉडल को फॉलो करती हैं। इंपोर्ट बंद करते हैं तो आपका जो टैक्स है वो कलेक्शन नहीं होती, टैक्स की कलेक्शन मीट नहीं होती, तो IMF कहता है
कि 65 अरब रुपए के कम महसूलात वसूल होंगे तो आप और जगह सबको एक ही मिलती है, दैट इज़ एनर्जी। सो आपको कोई लॉन्ग टर्म कोई बिजनेस कम्युनिटी, बार बार मिनिस्टर्स तब्दील होते रहते हैं फाइनेंस के, इस साल में 3 वज़ीर चेंज हो चुके हैं और अब अगला साल इलेक्शन का है तो फिर 3 वज़ीर चेंज होंगे, एक इंटरम आ जाएगा और फिर एक जो नई गवर्नमेंट आएगा उसका होगा। सो IMF और दूसरे इदारों को सबसे बड़ा दुख और तकलीफ़ ये है कि एक साल में 6 फाइनेंस मिनिस्टर से उन्हें डील करना होता है और सब के सब एक से बढ़ के एक काबिल होते हैं। सो जो ताजिर कम्युनिटी है उसका तो दुख कंटिन्यूसली एक ही सा है। ताजिर बिरादरी क्यों नहीं इसको कहती कि ये पॉलिसीज़ हैं, इसको कंसिस्टेंट रहना चाहिए? जी, हम बिल्कुल ये कहते हैं जी, सुबह शाम रात हम तो यही तस्वीर करते हैं कि ये कंसिस्टेंट पॉलिसीज हो। एक पॉलिसी आप बनाएं तो वो कुछ अर्सा चलनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट के जब कंट्रोल में कुछ चीज होती नहीं तो इस वक्त फिर उन्हें असल में वो तो लगे रहते हैं ना फायर फाइटिंग पे। तो फायर फाइटिंग में और क्राइसिस लाइक सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट जो है वो फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बंदा आजमाते रहते हैं और मुख्तलिफ उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर चलते रहते हैं। एक स्ट्रेटेजी आती है कि जी आप डॉलर को फ्री फ्लोट कर दें, दूसरी स्ट्रेटेजी आ जाती है नहीं, आप डॉलर को कंट्रोल कर लें। ये चीजें जो है ये इसमें चलता रहता है इनका हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि अगर हम अपनी तजवीज जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इस स्टेज पे अगर हम डॉलर को फ्री फ्लोट करेंगे तो हमारे हक में बेहतर होगा। बेशक उससे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन आपने डॉलर को जो कंटेन किया हुआ है तो तकरीबन 800 अरब रुपए का आपका FBR का जो रेवेन्यू है वो इस साल कम होने की तवक्को है और उसी वजह से IMF कह रहा है कि 800 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएं। तो ये चीज जो है वो घूम फिर के फिर वहीं आ जाती है। तो इसलिए अगर आप डॉलर को फ्री फ्लोट करेंगे तो आपका FBR का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और आपका फॉरेन रेमिटेंस भी बढ़ेगी। इस वक्त तो ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में तकरीबन 24 रुपए का डॉलर का रेट का डिफरेंस है। लेकिन इसी वजह से है कि आपने बिल्कुल ठीक डॉलर को अगर आप फ्री करेंगे तो वो डिफरेंस भी खत्म हो जाएगा। मगर सर जो आज के दिन का यार्ड स्टिक है जिसकी वजह से बाजार हिस्से में भी मसाइल पैदा हुए पे चीज़ें ठीक हुई, बिकॉज जो गोल्ड के जो ट्रेडर की एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं उन्हें वार्निंग इशू करना पड़ी और उनको बताना पड़ा कि ये सौदे पैनिक में खुद करके आपने गोल्ड की प्राइसेस को बढ़ा दिया और उसके हिसाब से जो डॉलर की प्राइस आ रही है वो 271 275 के आसपास आ रही है। सो इस बहुत ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमी है वो ट्रेड ओरिएंटेड या स्पेक्युलेटिव नहीं हो गई है ज़ाहिर साहब? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारी मार्केट्स स्पेकुलेटिव इसी वजह से हो गई हैं कि लोग ये देख रहे हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट के कंट्रोल में इकोनॉमी है नहीं और वो कभी वो डॉलर फ्री करेंगे या डॉलर फ्री नहीं करेंगे। मुझे ये लग रहा है कि अगले चंद दिनों में इन्हें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि डॉलर को फ्री करें और इसको जो 225 पे ये किया हुआ है इन्होंने वो चीज सस्टेनेबल है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेमिटेंस कम हो रही है वो इसी वजह से कम हो रही है। 15% हमारी फॉरेन रेमिटेंस कम हो चुकी है तो इसको फ्री तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी रेमिटेंस और कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट और कम हो जाएगी। तो इसको जब आप फ्री करेंगे तो जाहिर है कि अभी वो लोगों को अंदाजा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो लोगों को अंदाजा है कि इन्हें फ्री करना पड़ेगा। तो उसके नतीजे में डॉलर में भी कि इट मे गो अप टू 350 रुपए या 300 रुपए भी डॉलर जा सकते। तो ये स्पेकुलेशन है और इस वजह से ही लोग डॉलर को भी होल्ड कर रहे हैं या सोने को रख रहे हैं या इस तरह जो भी वो समझते हैं कि ये रुपए की बजाय कोई दूसरी करेंसी को रखना बेहतर है या कमोडिटी रखना बेहतर है। तो दैट्स व्हाई द पीपल आर ऑप्टिंग फॉर दोज ऑप्शंस। ओके ग्रेट। ज़ाहिर साहब आखिर में हम आपसे जानना चाहते हैं टेक्सटाइल सेक्टर से मुतालिक देयर इज़ अ परसेप्शन रादर अ व्यू के वेस्ट में एक रिसेशन की बातें हो रही हैं 2023 ऑनवर्ड और कहा जा रहा है कि यूरोप में टेक्सटाइल की डिमांड बहुत ज़्यादा कम होने जा रही है जिसका डायरेक्ट असर जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ेगा। सो अगर यूरोप में क्राइसिस है, फाइनेंशियल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो इंपोर्ट नहीं करेंगे और पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो इम्पेक्ट होगा। और पाकिस्तान के अंदर गो की गवर्नमेंट बार बार अपना व्यू चेंज करती है बट देयर आर स्टिल थिंग्स हैपनिंग कि जो इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट चार्ज है उसमें 26 से 32 रुपये तक का सिर्फ़ और सिर्फ जो सनतें हैं उसके लिए इजाफा हो। एंड यू नेवर नो कि जब IMF का प्रेशर होता है तो गवर्नमेंट एक दिन में फ़ैसले कर भी लेती है। सो इस सिचुएशन को देखते हुए कि एक तरफ इंपोर्ट यूरोप कम करने जा रहा है, एक्सपोर्ट कम कर पाएगा टेक्सटाइल सेक्टर, दूसरी तरफ
गवर्नमेंट अगर मजबूर हो के इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ा देती है, तो हाउ डू यू लुक एट द टेक्सटाइल सेक्टर? देखिए, बात यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है हमारा क्राइसिस में है। उसकी वजह आपने सही कही कि इंटरनेशनल रिसेशन है और वहाँ पे उन्होंने जो मार्कअप के रेट बढ़ा दिए हैं, तो असल में वो तो सारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड है। उन्हें हर आदमी की इनकम का अंदाजा होता है और उस वजह से वो उतना मार्कअप रेट बढ़ा देते हैं कि जो फालतू पैसे लोगों के पास होते हैं वो मार्कअप रेट बढ़ा के वो सब कर लेते हैं। राइट, जब वो पैसे सब कर लेते हैं तो मार्केट में वो पैसे जाते नहीं है और उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं वो। राइट, और जाहिर है कि फिर लोगों के पास जब पैसे होंगे नहीं तो वो बाइंग और शॉपिंग कैसे करेंगे जाके। राइट, तो इस वजह से उनकी, लेकिन इसका हमारे पास हल ये है कि हमारा तो है ही, मतलब पॉइंट में जाके कोई शायद 0.05% हमारी एक्सपोर्ट है, दुनिया की जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की। राइट, तो हमें तो उसमें अगर हम एग्रेसिव मार्केटिंग रखते हैं, वही जो मैंने अभी कहा कि अगर हम डॉलर की कीमत छोड़ देते हैं यानी फ्री कर देते हैं, तो डॉलर भले 300 में भी जाए, तो उससे क्या होगा कि एग्रेसिव मार्केटिंग होगी और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होने की बजाय बढ़ेंगी, यानी दूसरों का शेयर कम होगा एक्सपोर्ट्स में। टेक्सटाइल की ज़ाहिर है कि पूरी तो बंद नहीं हो जाएगी ना कुछ तो राइट, चलती रहेगी। राइट, तो राइट, उस डिप में भी हम अपना शेयर बढ़ाने की पोजीशन में होंगे, प्रोवाइडेड कि हम एग्रेसिव मार्केटिंग करें। दूसरी बात यह कि अगर हम 30-35 रुपए इंडस्ट्री के लिए बढ़ा देंगे, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अंडरटेक किया हुआ है टेक्सटाइल सेक्टर को कि हम राइट, आपको इंटरनेशनल प्राइस पे बिजली देंगे। तो इंटरनेशनल प्राइस पे बिजली और गैस देने का मतलब यह है कि कॉम्पिटिटिव प्राइस पे उन्हें बिजली और गैस देंगे। तो इससे उनकी ज़ाहिर है कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो अगर कॉम्पिटिटिव होगी तो वो मार्केट में एज ए प्लेयर मौजूद रहेंगे। ऊपर से अगर हम इसको डॉलर को भी फ्री फ्लोट कर दें तो राइट, हमारा जो एक्सपोर्ट होगी वो लोगों को सस्ती पड़ेगी, जो राइट। फॉरेन इम्पोर्टर है। तो उससे हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो घटने की बजाय थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है। ओके, ग्रेट, ग्रेट। ज़ाहिर साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक बोस्तान और हम उनसे डिस्कस करेंगे डॉलर की जो सिचुएशन है और जो डॉलर की अनअवेलेबिलिटी है इन द मार्केट। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे मियाँ जाहिद, जिन्होंने हमें तफसील के साथ बताया कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है डॉलर को 225 रुपये पे कंट्रोल करने की, वो किसी हद तक नाकाम हो गई है और ऐसा वक्त आया चाहता है कि जब गवर्नमेंट बिल आखिर डॉलर को ओपन छोड़ेगी और डॉलर जो है वो कम से कम 275 या 300 रुपये के आसपास होगा। बिकॉज़ वी आर एन इम्पोर्ट लेड इकॉनमी, गवर्नमेंट के जो महसूलात के हदफ हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे बिकॉज़ गवर्नमेंट इज़ नॉट अलाउइंग कि जो इम्पोर्ट है वो कंटिन्यू करे, इम्पोर्ट रिलेटेड एंटिटीज़ फंक्शन करें और इसकी वजह से ऐसा मालूम होता है कि पूरी इकॉनमी जो है वो चौक हुई हुई है। जो डॉलर है उसको गवर्नमेंट जिस तरीके से मैनेज कर रही है, पिछले हफ्ते मलिक बोस्तान साहब ने इसहाक डार के साथ एक तफसीली मुलाकात की थी। मलिक बोस्तान से समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है और जो कुछ इन्होंने कहा है गवर्नमेंट उसको सुन भी रही है या नहीं। मलिक बोस्तान साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू, जी थैंक यू, वेलकम। मलिक साहब, इसहाक डार साहब ने फरमाया है कि अफ़गानिस्तान में जो डॉलर की स्मगलिंग है उसको रोकने के लिए वो सख्त इकदाम ले रहे हैं और जो बैंकों ने डॉलर की तिजारत में मैनिपुलेशन की थी उसके ऊपर भी बहुत जल्दी एक्शन होने जा रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो फॉरेन करेंसी डीलर एसोसिएशन की तजवीज़ हैं वो उस पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। बट व्हेन यू लुक एट द ग्राउंड, अभी भी जो डॉलर है वो उसमें कोई 20 से 25 रुपए का फ़र्क चल रहा है। और अभी हमारी ताजिर बरादरी के एक लीडर से बातचीत हो रही थी, मियाँ जाहिद साहब भी थे और एक और साहब भी थे। उन्होंने हमें बताया कि ये 225 रुपए पे ज़्यादा दिन तक पाकिस्तान की इकॉनमी सस्टेन नहीं कर पाएगी बिकॉज़ जो इम्पोर्टर्स के मसाइल हैं, दुख हैं, वो कम नहीं हो रहे। सो आपको लग रहा है कि जो डायरेक्शन ली है इसहाक डार साहब ने वो ठीक है या इसमें किसी तरमीम, किसी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? देखिए, साहब डार साहब ने बिल्कुल सही जो एक्शन ली है, जो भी डायरेक्शन ली है वो बिल्कुल सही है। और इससे बड़ा सबूत ये है कि जो हमारे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर है, वो इम्पोर्टर कहते हैं उसे हर हाल में डॉलर चाहिए। राइट, जब भी वो मंगा ले उसके डॉलर, चाहे जो मर्जी है मंगा ले, चाहे आपके पास डॉलर हो ना हो, उसमें राइट, एलसी उसकी खुल जाए। राइट, तो ये जो हुआ है इनके इम्पोर्टरों की वजह से हुआ है, क्योंकि ये जितने
कंटेनर आज खड़े हैं, स्टेट बैंक ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा जी जिसने भी हम पहले वो एलसीयां ओपन करेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी है, गैर जरूरी एलसीयों को फिलहाल वेट करें। और ओके उन्होंने एनओसी की शर्त रख दी, जो भी इम्पोर्टर एलसी खोलेगा एनओसी लेके खोलेगा। तो सही और इसके अलावा जो उन्होंने ड्यूटी लगा दी थी एलसी खोलने के ऊपर, जीरो मार्जिन खत्म करके 100% मार्जिन ये खोली जाएंगी। अब उसका इम्पोर्टर ने ये हाल निकाला कि जीरो मार्जिन से मुराद है कि बगैर पैसे दिए हुए आप डॉलर खरीद लें इंटर बैंक से, और 100% मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपने पैसे दे के डॉलर खरीदने हैं। सही तो है अब उन्होंने कहा कि बजाय हम 3 महीने पे डॉलर के पहले एडवांस बैंकों में जमा कराएं, 100% मार्जिन जमा करा के, तो उन्होंने माल बगैर रसीद के यहाँ मंगवा लिया बगैर खोले हुए। जब यहाँ माल पहुंच के आप बैंकों के पास डॉलर ही नहीं थे, पहले वो इस पे कोई 7 अरब डॉलर तो पिछली हुकूमत से उसी चक्रों में ले चुके थे कि जब भी कहते थे पैसे आने तो वो रिजर्व से उनको दे देते थे। इस दफा क्योंकि रिजर्व खत्म हो चुके थे तो स्टेट बैंक ने कहा जो हमसे हमारे पास इतने रिजर्व नहीं, हमने तो पेमेंट इतनी करनी है तो हमको आपको डॉलर नहीं दे सकते, हमने आपको मना भी किया था, तो आपको एनओसी के बगैर एलसीएन नहीं खोलनी, तो राइट आपने मनमानी की। आप लेकिन ज़ाहिर है फिर हुकूमत है, अब बदनामी होती है पाकिस्तान की बाहर के वेंडर ने पैसा भेजा है, तो फिर वो अब वही माल अब खड़ा है जो दर्ज सरी बना हुआ है, और वही आस्ता आस्ता गवर्नमेंट उसको क्लियर भी कर रही है। एक तो ये वजह सही है इम्पोर्टरों की वजह से ये सारा काम खराब हो गया, और दूसरी वजह जो मैंने साहब से मीटिंग भी की पिछले 2 हफ्ते पहले की थी, उनको एक लेटर भी लिखा था, और उनकी बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे आपने देखा है, हमने क्रेडिट कार्ड का उन्होंने लिमिट जो है वो कर दी है, जी $30,000 सर कर दिया है, जाने सलाम वालों पे 10,000 कर दिया है, 5,000 कर दिया है। राइट और अफगानिस्तान के हमने उन्हें बताया कि $2 अरब हमारा वहाँ चला जाता है हर साल, तो उसको रिव्यू करें। अफगान ट्रांजिट जो जब से हुकूमत ने इम्पोर्ट पे ड्यूटियाँ लगाई हैं 200-400%, तब अफगान ट्रांजिट का वॉल्यूम 3,000 से बढ़ के 15,000 कंटेनर पे जा गया है, तो फर्स्ट क्वार्टर का। वो राइट मैंने कहा जी इसको जो है आप रिव्यू करें, हमारी सारी चीज़ें स्मगलिंग हो के वहाँ से जाती हैं पाकिस्तान, ट्रांजिट बाहर से ट्रांजिट ट्रेड के जरिए आती हैं अफगानिस्तान से, फिर वापस पाकिस्तान आ जाती हैं। आज साढ़े 6 महीने से इम्पोर्ट ड्यूटी बंद है तमाम लग्जरी आइटम की, लेकिन तमाम स्टोर भरे पड़े हैं, तो राइट वो उसको रिव्यू करें। और दूसरा जो है हमने कहा था कि अफगान हुकूमत ने ये ऐलान एक सर्कुलर जारी किया है कि जितने भी अफगानिस्तान में जिसके पास भी पाकिस्तानी रुपए 5 लाख से ज्यादा होगा तो हम उसको फ्रीज कर देंगे। राइट तो मैंने कहा जी उन्हें आप कहें जी इसके वापस लें, और इन्हें कहें जी एक ऐलान करें कि पाकिस्तानी रुपए पे पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। राइट तो उन्होंने खैर एक्शन तो नहीं लिया मनी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन ये है कि अभी तक उन्होंने सर्कुलर वापस नहीं किया। अगर वो सर्कुलर वापस हो जाता है और लोगों को यकीन हो जाता है ये फिर अफगानी जो है, क्योंकि बड़ी तादाद में पिछले 40 साल से उनके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट थी रुपया था वो पाकिस्तानी रखा हुआ था, राइट तो वो उनका खौफ खत्म हो जाएगा। और तीसरी मैंने उन्हें ये भी बताया कि रोजाना 15,000 आदमी जाता है, $1,000 अलाउ है, $15 बिलियन हमारा डेली ऑफिशियल चैनल से जाता है, और वहाँ के 15 से 20 रुपए ज्यादा रेट है अफगानिस्तान में पाकिस्तान राइट का, तो वो हर आदमी को अगर $1,000 ले जाए तो उसको 15 से 20,000 रुपये बच जाता है। तो ये अगर हम इसको अफगानी और पाकिस्तानी रुपए में इजाजत दें, डॉलर पे पाबंदी लगा दें, ये हमारे डॉलर बच जाएंगे। अच्छा और चौथी बात ये मैंने कही थी कि हमारी लोकल एलसी में आप खोलें डॉलर की बजाय, अफगानी और पाकिस्तानी में अगर हमारे एलसी की ट्रेड कर दें तो मैं समझता हूँ डॉलर की डिमांड जो अफगानिस्तान की यही, इसी को हमने रोकना है। ये बहुत बड़ा हमारे जितने भी रिजर्व हैं उसमें जितना हम डॉलर डालते हैं और सारे अफगानिस्तान की तरफ चले जाते हैं, जबरदस्त चाहे ऑफिशियल चैनल से ऐसे जाते हैं कि हम इम्पोर्ट डॉलरों में कर रहे हैं और पाकिस्तानी में खरीद के ले जाते हैं, ये तो ऑफिशियल चैनल से गया। और बाकी हवाला हुंडी हवाले और ब्लैक मार्केट से वो रोजाना 50 से 60 मिलियन डॉलर खरीदते हैं। आपने देखा वर्कर जो हमारी थी $3 अरब से कम होकर एक साल में $1 अरब से चली गई है। एक्सचेंज कंपनी के पास जो रोजाना 20 से 25 मिलियन डॉलर के आते थे वो कम होकर 5 से 7 मिलियन पे आ गए। तो ये सारी ऐसी हकीकतें हैं जो सामने नजर आ रही है, और डार साहब ने इनको तस्दीक भी की है। अब ज़ाहिर है उन्होंने बड़े कहा है कि हम इसको देख रहे हैं और हम इसको इंशाल्लाह कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि इससे हमें छुटकारा हासिल हो। मलिक साहब ये फरमाएं कि जो रेमिटेंसेस गिरी हैं, पैसा तो घरों को लोग भेज रहे हैं, तो ये हवाला हुंडी का वॉल्यूम आपके ख्याल में कितना बढ़ गया होगा? देखो ये कहाँ रिकॉर्ड बता दी, $3 अरब था, $2 अरब हो गए, $1 अरब हर महीने आपका कम हो रहा है। तो ये इसमें कौन सी रॉकेट साइंस आपने लेनी है? इसमें तो आपका डेटा आपके सामने है, दोनों डेटे मिला लें। हर इसका महीने 10% हमारी कम हो रही है, हर महीने 10% कम हो रही है। तो वो वहाँ से जितने भी अफगानी ट्रेडर हैं और पाकिस्तानी ट्रेडर हैं जो कि
افغان ٹرانزٹ کے نام پہ منگاتے ہیں کیونکہ اس میں ڈیوٹی فری ہوتی ہے تو وہ سارا وہیں سے کیچ کر لیتے ہیں, ہنڈی حوالے آپریٹر سے اپنا خریدتے ہیں اور پاکستان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے, بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. بٹ یہ افغانستان بارڈر کی سچویشن تو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے راستے ہم نکال بھی لیں گے, اور جو $1000 والی ڈیلی کی آپ کی بات ہے اس کے اوپر بھی وہ ایکشن لینے جا رہے ہیں. بٹ حوالہ ہنڈی کو وہ کیا کریں؟ ہنڈی حوالہ کا پھر یہی ہے کہ اگر ہماری افغان ٹریڈ جو ہے ہم ان سے باقاعدہ ایس او پی بنائیں اور ان کی ڈیمانڈ پوچھیں کہ کتنی ڈیمانڈ ہے آپ ہمیں بتائیں, آفیشلی ہمیں بھیجیں اس کی, وہی ہم الاؤ کریں گے. یہ نہیں کہ ان کی آبادی فرض کی 4 کروڑ کی ان کے ملک میں گاڑیاں فرض 1 لاکھ 10 لاکھ گاڑیوں کو ٹائر منگا رہی ہے, پاسبل نہیں ہے. اب زیادہ ٹائر آ رہی ہے, وہ چیزیں آ رہی ہیں جن پہ ڈیوٹی ہیوی ہے, تو پاکستانیوں سے جو ہے 2 نقصان ہو رہے ہیں. ایک تو ڈیوٹی ہماری کم ہو رہی ہے اور دوسرا ہمارا مینوفیکچر جو ہے وہ بری طرح فلاپ ہو رہا ہے کیونکہ سارا باہر کا مال جب سستا آ جاتا ہے تو پاکستانی چیز کوئی خریدتے ہی نہیں ہے. اور جتنے اسٹوروں میں جائیں پاکستانی, ہم لوگ خود پاکستانی چیز نہیں مانگتے, امپورٹڈ مانگتے ہیں. ہم خود کس منہ سے بات کریں آپ سے. ملک صاحب آخر میں یہ فرما دیں کہ ابھی اگر کوئی فوریکس کمپنی کے پاس جاتا ہے اور ڈالر مانگتا ہے تو اس کو $225 میں ڈالر اوپن مارکیٹ میں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ نہیں, ہمارا ریٹ ہے 234.50 وہ مل رہا ہے اور ٹریولر کو مل رہے ہیں, ہم ہولڈر کو نہیں دے رہے جو ذخیرہ اندوزی کرنا چاہتے ہیں, سٹہ بازی کرنا چاہتے ہیں. باقی تمام ہیلتھ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے سب کو مل رہا ہے. یہ لوگ وہ شور کر رہے ہیں جنہوں نے اس امید پہ ڈالر کی سرمایہ کاری کرنی ہے کہ وہ ڈالر پڑے گا پھر وہ بیچیں گے, تو ہم نے انہیں منع کر دی کہ ہم صرف جو لوگ سفر کر رہے ہیں, جو ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, ان کو دیں گے, باقی کسی کو ڈالر نہیں دے رہے. جس ملک میں جائے تو اس کی کرنسی دیں گے. وہ ان کو تو مل رہے ہیں, ان کو نہیں مل رہا جن کے ان کے پیٹ میں اب روڈ پڑ رہے ہیں, درد ہو رہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈالر بجائے ہمیں مل جائے, تو وہ پھر بلیک مارکیٹ میں جا کے خریدتے ہیں. ان کو صبر نہیں ہے, پاکستانی روپے میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے وہ. زبردست. ملک بوستان صاحب آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خرم شہزاد اور ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ واٹ از ہیپننگ ان دا اسٹاک مارکیٹ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے ملک بوستان, جنہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ڈالر جو مارکیٹ میں شارٹ ہوا ہے اور جو ڈالر لیڈ کرائسس اکانومی میں آیا ہوا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ تقریباً ہر شخص جو پاکستان سے افغانستان جاتا ہے, چاہے وہ پاکستانی ہو یا افغانی ہو, اس کو $1000 پر پرسن لے جانے کی اجازت ہے. جو کریڈٹ کارڈ کے اوپر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور جو ریمیٹنس کے ذریعے جو پیسہ پاکستانی اپنے بھائیوں بہنوں کو, گھر والوں کو پاکستان میں بھیجتے ہیں, وہ اب جو ہے بینکنگ چینل کے ذریعے نہیں آ رہا. دس واز دا تھرڈ کاز دیٹ ملک بوستان مینشنڈ, اینڈ ہی آلسو مینشنڈ کہ گورنمنٹ اگر ان 3 فرنٹس کے اوپر کام نہیں کرتی, i.e. پاک افغان بارڈر کو پراپرلی سیل نہیں کرتی اور ڈالر کی اسمگلنگ کو نہیں روکتی, اور جو فی پاکستانی یا فی افغانستانی جو $1000 ڈیلی کی لمٹ ہے اس کو کنٹرول نہیں کرتی, اور جو تیسری چیز واٹ ہی سیڈ ٹو اس واز کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ اگر بینکنگ کے چینل کے تھرو نہیں لا پاتی تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ڈالر کو $225 پر کنٹرول کرنے میں ناکام رہے گی. گوئنگ فارورڈ ہی اسٹیٹڈ کہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے امپورٹرز کو پہلے سے باؤنڈ کرنے کی, کہ وہ پہلے اسٹیٹ بینک کے اندر کلیئرنس لیں اور اس کے بعد وہ چیزوں کو امپورٹ کریں. گورنمنٹ نے یہ پالیسی تو بنا دی ہے, بٹ واٹ ملک بوستان ٹولڈ اس واز کہ گورنمنٹ از unable to enforce this policy, and because of that what we see on the ground is a crisis کہ ڈالر پرچیوں پہ تو اویلیبل ہے بٹ ڈالر ایکچولی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ناظرین ہم بات چیت کریں گے خرم شہزاد سے, اینڈ اگین وہ بھی آر ڈسکسنگ ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا ڈالر, اور یہاں پر بھی جو چیز ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ بازار حصص اس اکنامک کرائسس کو کیسے دیکھ رہی ہے. خرم شہزاد, ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خرم شہزاد صاحب, how do you look at the present situation? Do you see any triggers for the market nearby? آج ہم نے دیکھا کہ سپر ٹیکس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس کی وجہ سے there was some kind of traction. پھر جو سرکولر ڈیٹ کے اوپر اشفاق تولا کے سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو بھی سرٹن اسٹاکس میں ویلکم کیا گیا. بٹ گوئنگ فارورڈ, ایئر اینڈ کلوزنگ, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا تھنگس؟
जी देखिए, मार्केट तो काफी नेगेटिव रही है पूरे साल में। मुझे लगता है ये जो वॉलेटिलिटी है और जो सेंटिमेंट है वो शायद पॉजिटिव कुछ अर्से के लिए ना हो इतना ज्यादा, जब तक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है और साथ में मैक्रो चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। माशी तौर पे हमें जो है काफी जो है वो चैलेंजेस का सामना है, इश्यूज हैं काफी ज्यादा। हमारे यहाँ लिक्विडिटी का मसला है, डॉलर हमारे पास अभी इतना नहीं है जो कि हम अपनी जो है वो कर्जदार को की अदायगियां कर सकें, या फिर जो है अपनी जो ग्रोथ है उसको कंटिन्यू कर सकें, इकोनॉमिक ग्रोथ को, और इम्पोर्ट्स को कंटिन्यू कर सकें बहुत ज्यादा। तो मेरे ख्याल में हम शॉर्ट टर्म में जो है इसमें मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, प्लस जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो भी जो है शिकार रहेगा इश्यूज का। और ज्यादातर मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो वोलेटाइल रहे, या फिर एटलीस्ट जो है वो इससे ज्यादा ना बढ़े बहुत ज्यादा। जब तक जो है आईएमएफ अपने जो है नेक्स्ट ट्रांच के साथ नहीं आ जाता, और फिर सऊदी अरेबिया और चाइना अपने जो खासकर चाइना अपने जो डेट रिपेमेंट्स हैं हमारे अगले 6 महीने में कोई 8-10 बिलियन डॉलर, राइट। ये हम रोल ओवर नहीं कर लेते, यानी कि अगले साल पे हमें इसकी इजाजत नहीं मिल जाती कि हम अगले साल पे करें। थोड़ा सा रूम जब तक नहीं मिलता, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लगता, प्लस मार्केट वोलेटाइल रहने की चांसेस हैं। और ये सुपर टैक्स की जो आपने बात की है, सुपर टैक्स सिंध हाई कोर्ट ने तो किया है, बट देखना ही होगा कि ये कैसे जो है फेडरल लेवल पे गवर्नमेंट इसको इनकॉर्पोरेट करती है, और अगले आने वाले बजट में कैसे इसको खत्म करती है, या फिर जो है मजीद इसको नहीं आगे जाने देती। क्योंकि लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी जो थे, जब उन्होंने बजट दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि सुपर टैक्स है या फिर सुपर टैक्स की जगह वन टाइम टैक्स है, ये फ्लड से रिलेटेड जो बिजनेस लगाया गया प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये 1 साल के लिए होगा। तो देखना ये कि अगर कंटिन्यू नहीं होता तो डेफिनेटली फिर बिजनेस की थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस होगी। लेकिन मुझे लगता है ये कि अगले 6 महीने मार्केट, जैसे हमने पहले भी आपको याद या होगा रासायनिक बात की थी, या मार्केट कोई 55,000 60,000 नहीं लगती, मार्केट उल्टा नीचे आती हुई लगती है, और नीचे या आई भी है। और इसके दे ऑब्वियस रीजन है, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं आपके सामने। तो ये हो नहीं सकता कि एक तरफ आपकी अनसर्टेनिटी हो, दूसरी तरफ मैक्रो चैलेंजेस हो, तीसरी मार्केट आइसोलेशन में चलती रहे, ये मुमकिन नहीं है। तो हाउ अबाउट इंटरेस्ट रेट? आप भी उन लोगों में से हैं जो समझते हैं कि 1.5 से 2% तक का इजाफा मुतवक्के है? देखिए मुझे लगता है कि हाँ, इतना तो इजाफा हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें कि स्टेट बैंक ज्यादातर फॉरवर्ड जो लुकिंग अप्रोच होती है उसमें देखता ये है कि ज्यादा कोर इन्फ्लेशन को देखता है, यानी कि वो राइट। जो फूड की कीमतें वो हटा दें आप, और जो ये बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें, ये हटा दें। इसके अलावा अगर जो है वो ट्रेड ग्रोथ हो रही है, या फिर उसके अलावा जो है मनी सप्लाई बढ़ रहा है, तो वो लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है, जिसकी वजह से कीमतें शायद नीचे ना आए। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि 1.5 से 2% की टाइटनिंग हो सकती है। और फिर देखिए आईएमएफ प्रोग्राम में भी है, तो आईएमएफ भी ऑफकोर्स ये कहेगा कि आप अपने डिसीजन लें जो आपने नहीं लिए हैं, गैस प्राइसेस बढ़ाएं, आप इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएं, रुपये को जो है थोड़ा डिवैल्यू करें, ताकि आपकी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स अपनी जगह है, लेकिन ये जो मार्केट एनॉमलीज हैं, ये इम्पोर्ट खुद कंटेन हो। इम्पोर्ट्स जो हैं वो रुपये के नीचे गिरने की वजह से महंगी हों, ताकि लोग कम इम्पोर्ट करें। मेरे ख्याल में हमें जो अभी जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो डेट का है। डेट को हम मैनेज करें, अपनी जो रीपेमेंट है उनको पूरा करें, और एटलीस्ट रोल ओवर करने में कामयाब हो, तो फिर मार्केट में एक कॉन्फिडेंस आएगा। फिर नए इलेक्शन हैं, या लेकिन ये 6-8 महीने बड़े टफ हैं। मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई डायरेक्शन मिले इकोनॉमी। ओके, सो यू थिंक के पॉलिटिकल अनरेस्ट इज़ द बेसिक रीज़न जिसकी वजह से आपको जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कर्जा नहीं देंगे, एंड बिकॉज ऑफ द डल इकोनॉमिक एक्टिविटी आप आईएमएफ के टारगेट मीट नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से आईएमएफ आपको शायद अभी जो कह रहा है कि वो ईयर एंड की छुट्टियों की वजह से 1 आध महीने अवेलेबल नहीं है, बट इट अपेयर्स के जो टारगेट्स हैं वो शायद आप मीट नहीं कर पा रहे, और इसकी वजह से आपको मसाइल का सामना है। यू एग्री विद दैट? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही आपने बड़ा अच्छा उसको जो है एक ब्रीफ, उसका एक समरी दे दी। बिल्कुल यही आउटलुक है। सो आपको पॉलिटिकल साइड पे कुछ चीज़ें सेटल होती हुई दिख रही हैं? पंजाब इज़ द ग्रेटेस्ट मिसनॉमर ऑफ टुडे, हाउ डू यू लुक एट दैट? बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल सेटलमेंट ही नहीं हो रही ना किसी एक तरफ। जो है हुकूमत, पिछली हुकूमत भी जो है वो उसके डिसीजंस भी कुछ ऐसे थे जिसमें जो है वो काफी उसकी वजह से आईएमएफ जो है वो पटरी से उतरा। फिर इस गवर्नमेंट ने डिलेज बहुत किए डिसीजन लेने में, अब आके जो है वो मार्केट बंद करने की बात हुई है, जो कि ऑफकोर्स करना ही चाहिए या फॉरवर्डिंग बेसिस पे।
انرجی کنزرویشن کی بات کرتے ہیں, بجلی بچانے کی, گیس بچانے کی, وہ کرنی ہی چاہیے تھی. وہ 6-8 مہینے پہلے ہوتا تو آج شاید ہم نے اس سچویشن کا سامنا نہ کرنا ہوتا جہاں پہ ڈالر مزید کم ہے ہمارے پاس قدر دینے کے لیے. تو جتنا جلدی یہ ڈیسیجن ہو جائیں, ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. جتنا ڈیلے کرتے ہیں نا ڈیسیجن کو, اتنا ہمیں بعد میں بڑے خطرناک ڈیسیجن دینے پڑتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ٹائم کے ڈیسیجن دیں اور خطرناک سچویشن کا سامنا نہ ہمیں کرنا پڑے. آج دیکھیں S&P نے بھی جو ہے ابھی ریٹنگ ہماری مزید نیچے کر دی ہے, لیکن اب آؤٹ لک اسٹیبل کر دیا. پہلے آؤٹ لک نیگیٹو تھا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اور ڈاؤن گریڈ آئے گا. اب ہم بالکل ہی ہماری جو ہے نا وہ جنگ کی طرف, جنگ کی ہم لاسٹ پوائنٹ پہ پہنچ گئے جنگ بانڈ کے. تو مسئلہ یہی ہے کہ ریٹنگ جاتی رہیں گی تو اسی وجہ سے ہمارے یہاں فلوز نہیں آئیں گے. فلوز نہیں آئیں گے تو اکانومی میں پھر آپ کو مزید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وار فوٹنگ بیسس پہ ہمیں بیٹھنا ہے. سارے پولیٹیشینس کو پرائیورٹی دینی ہے, ایک طرف کر دیں اس وقت الیکشنس کو یا جو ہے نا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو. بیٹھے سارے بیٹھ کے, بے شک کوئی اگر ایک دوسرے کو نہیں جو ہے وہ سمجھتا آنے کے لیے, تو آپ ایک ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا دیں جو 2 سال کے لیے آ جائے, پیسے سیٹ اپ دے دیں کہ دونوں سائڈس کو جو ہے نا وہ قبول ہو, اور وہ پھر اکنامک اسٹیبلٹی پہ کام کرے 2 سال 3 سال کے بعد پھر جو ہے کسی ایک مینڈیٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ آ جائے. تو دیکھیں ہم جاس کی طرف جاتے جا رہے ہیں, ہمیں بڑا جو ہے احتیاط برتنی ہے اور بڑے ٹائم پہ فیصلے کرنے, ورنہ پوزیشن کافی خراب ہو سکتی ہے. اوکے گریٹ. خرم شہزاد صاحب, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں there were 3 areas that we covered. One was related to the economy. Economy کی جو crisis like situation ہے, that is because of the shortage of the dollar and the linkage of economy with the dollar, that is called the dollarization. پاکستان کے اندر اگر آج محصولات کے ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے, اور IMF نے ہمارے پروگرام کو کسی حد تک کہا جاتا ہے کہ ہیلڈ کر دیا ہے, that is because of the missing of the ریونیو ٹارگٹ. سو اس میں بھی جو کی پلے ہے وہ امپورٹ لیڈ اکانومی کا ہے. کنٹینرز جو ہیں پورٹ پہ رکے ہوئے ہیں, اینڈ گورنمنٹ از ناٹ allowing دیز کنٹینرز ٹو گیٹ انٹو دا اکانومی, اور جس کی وجہ سے پاکستان کا جو 60% سسٹم ہے وہ امپورٹ لیڈ چیزوں پہ چلتا ہے. وی نو کہ آٹو سیکٹر بند ہوا ہے, وی نو کہ ٹیکسٹائل میں مسائل ہے, وی نو کہ پولٹری جو ہے انڈسٹری مسائل کا شکار ہے, بیکاز ہر چیز میں امپورٹڈ اشیاء استعمال ہوتی ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے ٹیکس کے محصولات کے ٹارگٹ بھی اسی لیے پورے نہیں کر پا رہی کہ گورنمنٹ نے امپورٹ پہ بین لگایا ہوا ہے, اور ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے اسی وجہ سے بڑھی ہوئی ہے. دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے ملک بوستان صاحب سے سمجھا کہ جو کرائسس کی وجہ ہے وہ میں نے پچھلے سیگمنٹ میں بیان کی. 3 ریزنز کہ ڈالر کیوں مارکیٹ میں شارٹ ہے. گورنمنٹ کو تفصیل کے ساتھ فوریکس ایسوسیشن بتا چکی ہے کہ افغان بارڈر کو سیل کرنا ہوگا, اور جو ریمیٹنسز ہیں اس کو بینکنگ چینل کے ذریعے ہی منگانا ہوگا. اگر گورنمنٹ اس کو انفورس کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اگین پاکستان ول ہیو کرائسس. تیسرے سیگمنٹ میں ناظرین واٹ وی ڈسکس واز دی اسٹاک مارکیٹ. اسٹاک مارکیٹ کے اندر ایک ٹریکشن آیا کافی دن کے بعد, آج بازار نے پرفارم کیا, اینڈ دیٹ واز بیکاز آف سپر ٹیکس ریورسل. ہائی کورٹ نے ایک بہت ہی ریزنیبل اسٹریٹ فارورڈ ڈیسیشن تھا. جب یہ مفتیٰ صاحب پالیسی بنا رہے تھے تو اس وقت بھی ہر معیشت دار ان کو کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ, کوئی بھی پالیسی, کوئی بھی قانون ریٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکتا, یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قانون آج سے 10 سال پہلے سے لاگو ہوگا. سو اس وقت بھی ہی پلیڈ اسمارٹلی, اور انہوں نے ہر وہ میجر لیا کہ جس سے شارٹ ٹرم فائدہ ہوتا. مگر آج جو ہے گورنمنٹ بہت بڑا ٹارگٹ مس کرے گی, بیکاز سپر ٹیکس کو جو ہے سندھ گورنمنٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا اور کہا ہے کہ یہ ریٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکتا, گوئنگ فارورڈ لگ سکتا ہے, اور اس کے لیے گورنمنٹ کہہ چکی ہے کہ آگے ہم سپر ٹیکس ٹائپ کی چیز نہیں لگائیں گے. سو یہ قانون بنا بھی, ٹیکس کے نمبرز کتابوں میں آئے بھی, لیکن خزانے میں پیسہ نہیں گیا, جسٹ بیکاز انڈیویجولس پلیڈ اسمارٹ اینڈ اسٹیٹ کوڈڈ. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.